आप बात करें परागकण के अंकुरण की, जिसमें जो जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन है वो कैसा होता है, परागकण का अंकुरण कैसे होता है। वृत्तिकाग्र के परागण के समय वृत्तिकाग्र से परागण के समय एक तरल पदार्थ स्रावित होता है, जिसमें प्राय शर्करा या मैलिक अम्ल जैसे रसायन पाए जाते हैं। सबसे पहले उसमें क्या होता है, परागण के समय क्या होता है, एक तरल पदार्थ स्रावित होता है जिसमें शर्करा या मैलिक अम्ल जैसे रसायन पाए जाते हैं। यह तरल पदार्थों का अवशोषण करके परागकण फूल जाते हैं, क्या होते हैं आकार में, वो फूल जाते हैं और परिणाम स्वरूप अंतःचोल जनन छिद्रों से पराग नलिका के रूप में बाहर निकल कर आता है, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, अंतःचोल जनन छिद्रों से पराग नलिका के रूप में बाहर निकल के आता है और परागकण की जनन कोशिका के दोनों केंद्रक अर्थात जनन एवं वृद्धि केंद्रक पराग नलिका बनने के बाद उसकी तरफ जाना प्रारंभ कर देते हैं। जैसे पराग नलिका बनती है, दोनों केंद्रक उसमें जाकर जाना प्रारंभ कर देते हैं और शीघ्र ही उसके अंदर पहुंच जाते हैं, क्योंकि जैसे ये आपने बनाया ये और यहाँ जनन छिद्र था, ये इससे जनन छिद्र से पराग नलिका, तो दोनों केंद्रक आपके इस पराग नलिका में जाना प्रारंभ कर देते हैं। पराग नलिका वृद्धि करके रसायनुवर्तन द्वारा वृत्तिकाग्र एवं वृत्तिकाग्र से होती हुई अंडाशय में स्थित बीजांड में प्रवेश कर जाती है, यानी कि कहाँ चले गए, जहां पर आपके बीजांड है। अर्थात पराग नलिका का जनन केंद्रक सूत्री विभाजन द्वारा दो नर युग्मकों का निर्माण करता है। तो जनन केंद्रक कितने नर युग्मक बनाएगा, दो नर युग्मकों का निर्माण करता है। अतः पराग नलिका का मुख्य कार्य इन नर युग्मकों को बीजांड तक पहुंचाना है, क्योंकि वहां पर आप देखते हो अंड कोशिका है, काय कोशिका है, द्वितीय केंद्रक जिसे बोला, तो जिसके फलस्वरूप निषेचन की प्रक्रिया संपन्न होती है। जब नर युग्मक वहां पहुंच जाते हैं बीजांड में, तो वहां पर आपकी क्या होती है, निषेचन की क्रिया संपन्न होती है। अब निषेचन क्या होता है देखते हैं। निषेचन की बात करें तो नर तथा मादा युग्मक केंद्रकों का संलयन होना क्या कहलाता है, निषेचन। पराग नलिका बीजांड में प्रवेश कर नर युग्मकों को मुक्त कर देती है और एक नर युग्मक तो किससे जुड़ता है, अंड कोशिका से, तो द्विगुणित क्या बन जाता है, युग्मनज बन जाता है, जो आगे विकसित होकर युग्मनज वृद्धि और विभाजन के फलस्वरूप किसका निर्माण कर लेता है, भ्रूण का निर्माण कर लेता है। तो एक तो आपके क्या जुड़ गया, नर युग्मक आपके जो गया, और ये नर युग्मक जो था आपके किससे जुड़ा, अंड कोशिका से, और अंड कोशिका से जुड़कर किसका निर्माण कर लिया, इसने युग्मनज का निर्माण कर लिया। किसका निर्माण कर लिया, युग्मनज का, जो कौन सी अवस्था में होता है, द्विगुणित, क्योंकि अगुणित यह होती है और अगुणित यह होती है। तो इस तरीके से द्विगुणित युग्मनज बनता है, जो आगे विकसित करके किसका निर्माण कर लेता है, भ्रूण का निर्माण कर लेता है। तो इस तरीके से आपके किसका निर्माण हो जाता है, भ्रूण का निर्माण हो जाता है, जो द्विगुणित अवस्था में होता है। आगे बात करें, इसमें जैसे आपको ये बता रखा है कि सबसे पहले पराग नलिका अंकुरित होती है, वृत्तिकाग्र से आती है, यहाँ पे अंकुरित होती है और वृत्तिका से होती हुई कहाँ पहुंच जाती है, बीजांड में पहुंच जाती है। यह बीजांड में पहुंच गई और बीजांड में पहले किससे मिलेगी, अंड कोशिका से, या एक अंड कोशिका से है, उससे मिलकर क्या करती है, यह युग्मनज भ्रूण का निर्माण करती है। और एक और केंद्रक जो आया, इसमें दो नर केंद्रक आए थे, एक केंद्रक किससे मिल जाता है, ध्रुवीय कोशिका से मिल जाता है। इसकी स्ट्रक्चर हम लोग पहले देख चुके हैं। आगे बात करें द्विनिषेचन या त्रिक संलयन कैसे होता है, जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले बताया, ये पहला निषेचन तो ये हो गया, तो द्विगुणित अवस्था, जो भ्रूण बना ये द्विगुणित हो गया। तो एक तो ये हो गया जब नर युग्मक अंड कोशिका से मिलेगा, युग्मनज बनाएगा और भ्रूण का निर्माण कर लेगा आगे। लेकिन एक और आपके युग्मक के एक नर केंद्रक और है, एक नर युग्मक और है, यह आपके किससे मिलता है, द्वितीय केंद्रक से मिलता है। और द्वितीय केंद्रक जो है आपके कैसा है, द्वितीय केंद्रक आपके कैसा है, आपके द्विगुणित अवस्था में है, 2n है। तो कौन सी अवस्था बन जाएगी, 2n और n, ये आपके n है, तो ये भ्रूण कोश कौन सा बन जाएगा, आपके त्रिगुणित भ्रूण कोश बनाएगा। पहले प्राक केंद्रक बनता है, वह आगे विकसित होकर त्रिगुणित अवस्था बनाता है। यही लिखा हुआ है, हम यहाँ पर समझते हैं। देखो चलते हैं निषेचन के द्विनिषेचन और त्रिक संलयन में। तो निषेचन के दौरान पराग नलिका का बीजांड द्वारा प्रवेश होता है। पराग नलिका दोनों नर युग्मकों को मुक्त कर देती है, वही कर दिया। इनमें से एक नर केंद्रक युग्मक अंड कोशिका से सलित होकर युग्मनज बना दिया, यह वास्तविक निषेचन कहलाता है, सत्य निषेचन कहते हैं, जो पहला द्विगुणित भ्रूण बना। तथा दूसरा नर युग्मक द्वितीय केंद्रक से युग्मित होकर त्रिगुणित भ्रूणपोष बनाता है, जैसे कि पहले क्या बनाएगा, भ्रूणपोष केंद्रक बनता है। इस प्रकार त्रिक संलयन कहते हैं, क्योंकि अगुणित वो और द्विगुणित ये, तो त्रिगुणित क्या बन जाता है, आपके भ्रूणपोष केंद्रक बन जाता है, क्योंकि इसमें 3 अगुणित केंद्रकों का संलयन होता है। इस प्रकार आवर्तबीजी पादपों में लैंगिक जनन के में द्विनिषेचन एवं त्रिक संलयन अत्यंत महत्वपूर्ण क्रिया है। जैसे कि निषेचन की पूरी की प्रक्रिया को नीचे दिए गए लेखा चित्र से आप समझ सकते हैं। पहले नर केंद्रक बने, 2 नर युग्मक बने जिन्हों में निषेचन हो गया, तो यह वास्तव में क्या कहला, एक नर केंद्रक नर युग्मक हो गए ये आपके। और इसमें अगर आपके निषेचन हो जाता है,
जो ये वाला, अगर ये नर, एक नर केंद्रक आपके किससे जुड़ गया, वही की वही बात आ रही है अंड कोशिका से, तो अंड कोशिका से जुड़कर भ्रूण का निर्माण करेगा, तो ये तो कौन सा कहलाएगा, सत्य या निषेचन या वास्तविक निषेचन। लेकिन अगर एक नर केंद्रक आपके किससे जुड़ता है, द्वितीयक केंद्रक से जुड़ता है, तो वह कौन सा संलयन करेगा, त्रिक संलयन करेगा, जिससे त्रिगुणित भ्रूणपोष का निर्माण हो जाएगा। तो इस तरीके से आपके क्या होता है, निषेचन होता है। अब देखते हैं परागण और निषेचन में क्या अंतर है। पराग कोशों में बने परागण समान जाति के पुष्पों के वृत्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, जबकि निषेचन नर और मादा युग्मकों का संलयन होता है। इसमें परागण के लिए बाह्य माध्यम जैसे वायु, जल, कीट, जंतु आदि की आवश्यकता होती है। इसके लिए बाह्य माध्यम की आवश्यकता ही नहीं होती है। परागण एक बाह्य एवं भौतिक क्रिया है, जबकि यह एक आंतरिक और जैविक क्रिया है। इसके लिए किसी पूर्व क्रिया की आवश्यकता नहीं पड़ती, जबकि निषेचन के से पहले परागण क्रिया का होना आवश्यक है। यानी कि परागण होगा तभी निषेचन होगा, क्योंकि जो पराग नलिका बनेगी वह वहाँ बीजाणु तक पहुँचाने का कार्य करती है। आगे बात करें, ये तो पूर्व की अवस्थाएं होगी। अब निषेचन के पश्चात होने वाले क्या क्या परिवर्तन है, तो इसके पश्चात निम्न परिवर्तन होते हैं। जैसे बाह्य दल देखते हैं तो मुरझा कर क्या हो जाते हैं, गिर जाते हैं, परंतु कई पादपों में चिल्लग्न होते हैं, जैसे टमाटर, बैंगन आदि। दल है, पेटल है, आपके पुंकेसर, वृत्तिका और वृत्तिका मुरझाकर क्या हो जाती है, गिर जाती है। अंडाशय फल में और अंडाशय भित्ति फल भित्ति में बदल जाती है। अंडाशय तो किस में बदल जाता है, फल में, और अंडाशय भित्ति काय में बदल जाती है, आपके फल भित्ति में। बीजाणु किसका निर्माण करता है, बीज का निर्माण करता है। अंडे द्वार बीज द्वार बनाता है। बीजाणु काय किस नष्ट हो जाता है ना। और भ्रूण कोश जो है वो क्या होता है, देखते हैं। भ्रूण कोश में अंड कोशिका क्या बनाती है, भ्रूण बनाती है। सहायक कोशिका तो क्या होती है, नष्ट हो गए, जो 2 बची थी। 3 ऊपर वाले भाग में प्रतिमुखी कोशिकाएं थी, वो भी नष्ट हो जाती है। द्वितीयक केंद्रक जो है वो क्या बनाता है, भ्रूणपोष बनाता है, जो भ्रूण के परिवर्धन के समय भ्रूण के पोषण के क्या आता है, काम आता है। और भ्रूणपोष के कारण भ्रूण का उचित परिवर्धन होता है तथा अच्छे स्वस्थ बीज हमें क्या होते हैं, प्राप्त होते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास कौन सा आ गया, फल तथा बीज का निर्माण। निषेचन के बाद अंडाशय से तो क्या बनता है, फल बनता है, और बीजांडों से फल के अंदर क्या बन जाते हैं, बीज बन जाते हैं। ठीक है ना। तो निषेचन के पश्चात अंडाशय से तो क्या बन गया, फल, और बीजांडों के से क्या बन जाते हैं, बीज बन जाते हैं। परिपक्व अंडाशय से सत्य फल बनता है। अंडाशय से जो फल का निर्माण होता है उसे वास्तविक या सत्य फल कहते हैं। यदि अंडाशय के अतिरिक्त पुष्पिक अन्य भाग से फल का निर्माण होता है तो इस प्रकार बनने वाले फल कूट फल कहलाते हैं, जैसे कि सेब, अनानास आदि। बीजांड में भ्रूणपोष तथा भ्रूण के विकास के साथ साथ अध्यावरण भी सूख कर कैसे हो जाते हैं, कठोर हो जाते हैं, और बीज कवच बनाते हैं। लेकिन बीजांड काय समाप्त हो जाता है। बाहरी आवरण तो बीज कवच बना लेते हैं, लेकिन बीजांड काय क्या हो जाता है, आपके समाप्त हो जाता है। लेकिन कुछ बीजों में एक पतली परत के रूप में शेष बच जाता है, जिसे हम क्या नाम दे देते हैं, परिभ्रूणपोष दे देते हैं। अर्थात बीज भी कितने प्रकार के हो गए, 2 प्रकार के। अगर हम बात करें पहले अभ्रूणपोषी बीज। अभ्रूणपोषी बीज में क्या होता है, इन बीजों में अब जो भ्रूणपोष होता है वो कैसा होता है, अनुपस्थित होता है, क्योंकि वृद्धि करते हुए बीजाणु द्वारा पूर्णतया उपयोग में ले लिए जाते हैं। जैसे कि इनमें भोजन का संग्रह बीज पत्रों में होने से ये कैसे हो जाते हैं, मोटे हो जाते हैं। जैसे चना, मटर, दालें, सेम आदि, ये कैसे हैं, सारे अभ्रूणपोषी है। भ्रूणपोषी में क्या होता है, इन बीजों में भोजन जो है भ्रूणपोष में संचित रहता है, संग्रहित होता है, तथा बीज पत्र भी पतले होते हैं। इनकी कोशिकाएं कैसी होती है, त्रिगुणित होती है। जैसे कि आपने देखा इनकी कोशिकाएं कैसी होती है, त्रिगुणित, जैसे मक्का, गेहूं तथा अरंडी में देखने को मिलता है। बीज के अंदर स्थित भ्रूण के प्रसुप्त अवस्था से सक्रिय अवस्था में आने तथा नवोद्भिद पादप को जन्म देने की प्रक्रिया क्या कहलाती है बच्चों, अंकुरण कहलाती है। अर्थात बीज का अंकुरण जल, उचित ताप, वायु जैसे अनुकूल परिस्थितियों के मिलने पर ही क्या होता है, होता है। नेक्स्ट आता है भ्रूण और बीज में अंतर। निषेचन के पश्चात युग्मनज से क्या बनता है, भ्रूण का विकास होता है, और निषेचन के पश्चात बीजांड से क्या बनता है, बीज बनता है। भ्रूण वास्तव में बीज का ही अंश है, इसी के अंदर क्या होता है, सुरक्षित रहता है, और बीज भ्रूण का अंश नहीं है। यह एक स्वतंत्र रचना है जो फल के अंदर उपस्थित होती है, जबकि भ्रूण के अंदर कोई अन्य संरचना ही नहीं पाई जाती। जबकि बीज में भ्रूण के अलावा भ्रूणपोष, बीजांडकाय आदि भी पाए जाते हैं। भ्रूण बीज के अंदर ही सक्रिय रहता है, जबकि बीज के अंकुरण से नए पादप का क्या होता है, निर्माण होता है। ये तो हमने पढ़े लैंगिक जनन। अब हम पढ़ते हैं पादपों में लैंगिक जनन के क्या क्या लाभ है। लाभ की बात करें तो लैंगिक जनन में जनक 2 विपरीत लिंगों के होते हैं, जो युग्मक बनाते हैं, जिनके निषेचन से नए लक्षण युक्त जीव उत्पन्न होते हैं। नर व मादा में युग्मक जनन के द्वारा अर्धसूत्री विभाजन में अनुवांशिक पदार्थों का भी क्या होता है, आपके जो होता है आदान प्रदान होने से युग्मकों में अनुवांशिक भिन्नता आ जाती है। जैसे कि बता रखा है कि लैंगिक जनन में जनक 2 विपरीत लिंगों के होते हैं, एक मेल होता है, एक फीमेल होती है, एक नर होता है और एक मादा होता है। जो युग्मक
बनाते हैं। जैसे कौन बनाते हैं? युग्मक नर और मादा बनाते हैं, जिनके निषेचन जब निषेचन करते हैं तो नए जीव निर्मित होंगे सही। और नर और मादा में युग्मक जनन के द्वारा अर्धसूत्री विभाजन में आनुवांशिक पदार्थों का, जब युग्मक जनन होता है, युग्मकों का जो जनन होता है उसमें आनुवांशिक पदार्थों का भी क्या होता है? आदान प्रदान होता है, और जिससे युग्मकों में आनुवांशिक भिन्नता क्या होती है? आ जाती है। अर्थात निषेचन के पश्चात लैंगिक जनन से उत्पन्न संतति अपने जनकों से थोड़ी सी क्या हो जाती है? भिन्न हो जाती है। और यही क्या होता है? जब भिन्नता आ गई तो वही जैव विकास का क्या होता है? आधार होता है, क्योंकि अर्धसूत्री जो है लक्षण उनमें क्या होता है? विभाजन के समय आनुवांशिक पदार्थ का भी आदान प्रदान होता है, और जिससे आनुवांशिक विभिन्नता भी आ जाती है। और आनुवांशिक विभिन्नता आने के कारण ही हमें नए लक्षण मिलते हैं और जीवों का क्या होता है? विकास का आधार बनती है। नेक्स्ट आता है लैंगिक जंतुओं में लैंगिक जनन। अभी तक हमने पादपों की बात की, अब जंतुओं में बात करते हैं। युग्मकों के निर्माण के आधार पर जंतुओं को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। जिन जंतुओं के शरीर में दोनों प्रकार के युग्मकों का निर्माण होता है उन्हें द्विलिंगी कहते हैं। जैसे केंचुआ, जोंक आदि। नर भी पाया जाए, मेल और मादा भी पाया जाए, जनन अंग दोनों होते हैं तो वो द्विलिंगी होते हैं। जिन जंतुओं में नर मादा युग्मक अलग अलग शरीरों पे बनते हैं उन्हें क्या कहते हैं? यूनिसेक्सुअल या एकलिंगी कहते हैं। जब जंतुओं को नर व मादा लिंगी के रूप में उनके दैहिक लक्षणों के आधार पर पहचाना जा सकता है तो जीवों के इस गुण को जीवों में लैंगिक द्विरूपता कहते हैं। उनके दैहिक जो बाह्य लक्षण है जिनके आधार पर उन्हें पहचाना जा सकता है तो वह क्रिया क्या कहलाती है? लैंगिक द्विरूपता कहलाती है। जैसे कि मानव में हमारे पहचान सकते हैं हम कि कौन सा मेल है कौन सा फीमेल है। यह द्विरूपता पादपों में नहीं पाई जाती है। ऐसा पादपों में नहीं पहचान सकते हम बाहर से कि ये कौन सा नर है कौन सा मादा है। ठीक है। हालांकि जंतु और पादपों दोनों में के ही युग्मकों में द्विरूपता पाई जाती है। हाँ कि माना कि युग्मकों में द्विरूपता होती है, लेकिन बाह्य संरचना के आधार पर नहीं पहचान सकते हैं। नर युग्मक आकार में अपेक्षाकृत कैसा होता है? छोटा, चल व गतिशील चल होता है। जो नर युग्मक होता है वह छोटा होता है, चल या गतिशील चल होता है, जबकि मादा युग्मक आकार में बड़ा तथा अचल होता है। नर युग्मकों को क्या कहते हैं? शुक्राणु, तथा मादा युग्मकों को हम क्या नाम देते हैं? अंडाणु। और इन्हीं युग्मकों का निर्माण युग्मक जनन के द्वारा होता है, गैमेटोजेनेसिस के द्वारा होता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम मानव में लैंगिक जनन की बात करते हैं। किशोर अवस्था में प्रारंभिक वर्षों में कुछ ऐसे परिवर्तन होते हैं जिन्हें मात्र शारीरिक वृद्धि नहीं कहा जा सकता। किशोर अवस्था में शरीर की सामान्य वृद्धि दर धीमी होना शुरू करती है और जनन ऊतक परिपक्व होना प्रारंभ करते हैं, ये हो जाते हैं। यानी कि किशोर अवस्था होती है उसमें जो हमारे प्रारंभिक वर्ष होते हैं उसमें कुछ ऐसे परिवर्तन होते हैं जिसे हम शारीरिक वृद्धि नहीं कह सकते हैं। यानी कि किशोर अवस्था में जो शरीर की वृद्धि होती है वो कैसी होती है? धीमी शुरू होती है। ठीक है ना। और जनन ऊतक कैसा हो जाता है? परिपक्व होना प्रारंभ कर देता है। किसी भी प्राणी के जनन करने योग्य हो जाने को क्या कहते हैं? हम यौवन आरंभ कहते हैं। जब जनन करने योग्य हो गया तो वो यौवन आरंभ कहलाता है। इसकी अलग अलग आयु होती है। अगर पुरुषों में बात करें तो यह 15 से 18 वर्ष तक, तथा स्त्रियों में बात करें तो 11 से 14 वर्ष तक इसे मानी गई है। इस अवस्था में स्त्री एवं पुरुषों के लक्षण में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव भी आते हैं। जो कौन से लक्षण कहलाते हैं? वो गौण लैंगिक लक्षणों के कारण होते हैं, जिसे हम द्वितीयक गौण लैंगिक लक्षण भी बोलते हैं। आगे बात करें बाह्य जननांग मनुष्य में प्राथमिक जनन अंग। अगर बाह्य जननांग बात करें मनुष्य में प्राथमिक जनन अंग माने जाते हैं। जो बाह्य जननांग मनुष्य में क्या माने जाते हैं? प्राथमिक जनन अंग माने जाते हैं, क्योंकि इनके द्वारा पुरुषों और स्त्रियों में जन्म से ही विभेद किया जा सकता है। जो बाह्य जननांग है इन्हीं के आधार पर हम विभेद भी कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त पुरुष और स्त्री में पाए जाने वाले वे सभी लक्षण जिनके द्वारा किसी पुरुष और स्त्री में विभेद किया जा सकता है वो क्या कहलाता है? द्वितीयक गौण लैंगिक लक्षण कहलाते हैं, जिसके द्वारा भी हम स्त्री और पुरुषों में विभेद कर सकते हैं। जैसे आवाज का भारी होना, आवाज का पतली होना, कई सारे लक्षण है। स्तन ग्रंथियों का विकसित होना, स्तन ग्रंथियां का अल्प विकसित होना, शरीर पर रोम की अधिकता होना, कई हड्डियों का मजबूत होना, है ना, कई अंतर हो सकते हैं द्वितीयक गौण लैंगिक लक्षण में। अतः गौण लैंगिक लक्षण लैंगिक विभेद के वे लक्षण होते हैं जो कि किसी जंतु में पैदा होने के बाद विशेषकर यौवन अवस्था में प्रदर्शित होते हैं तथा नर और मादा द्वारा एक दूसरे को परस्पर आकर्षित करने के उपयोग में आते हैं। तो ये गौण लैंगिक लक्षण कहलाते हैं। अगर हम बात करें पुरुषों में द्वितीय गौण लैंगिक लक्षण कौन कौन से हैं? वही बात है, चेहरे और शरीर पर बाल उग जाते हैं तथा स्वर भारी हो जाता है, वर्षण कोश तथा शिश्नी के आकार में वृद्धि हो जाती है, शुक्र जनन नलिकाओं में शुक्राणुओं का निर्माण शुरू हो जाता है, अस्थियां और पेशियां कैसी मजबूत तथा कंधे कैसे हो जाते हैं? चौड़े हो जाते हैं तथा शरीर की लंबाई भी बढ़ने लगती है, जननांगों के आसपास बगलों आदि स्थानों पर क्या हो जाते हैं? बाल उग जाते हैं, वर्षण से स्रावित हार्मोन
जो होते हैं वो टेस्टोस्टेरोन और एंड्रोस्टेरोन होते हैं, तथा नर में क्या करते हैं, यौवन अवस्था को प्रेरित करते हैं। अगर स्त्रियों में बात करें द्वितीय गौण लैंगिक लक्षण की, तो यौवन आरंभ के पश्चात लड़कियों में निम्नलिखित परिवर्तन होते हैं, जैसे बाह्य जननांगों व स्तनों का विकास प्रारंभ हो जाता है, अंडोत्सर्ग व मासिक धर्म व आर्तव चक्र प्रारंभ हो जाता है, श्रोणी मेखला और नितंब कैसे हो जाते हैं, चौड़े हो जाते हैं, स्वर कैसे हो जाता है, मधुर और तीव्र हो जाता है, बगल और जननांगों आदि के आसपास भी क्या उग जाते हैं, बाल उग जाते हैं। तो ये हमने लैंगिक लक्षण देखे। अगर हम बात करें तो मादा में पीयूष ग्रंथि के द्वारा स्त्रावित गोनेडोट्रोपिन हार्मोन, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन आदि हार्मोन अंडाशय के विकास एवं कार्यों का क्या करते हैं, नियंत्रण करते हैं, तथा मादा में यौवना अवस्था को प्रेरित करते हैं। ये सभी परिवर्तन जो महीनों व वर्षों में मंद गति से होते हैं, अचानक नहीं होते, धीरे धीरे होते हैं, और ये परिवर्तन सभी व्यक्तियों में एक ही समय अथवा एक निश्चित आयु में नहीं होते हैं, अलग अलग समय पर अलग अलग आयु में होते हैं। कुछ व्यक्तियों में परिवर्तन कम आयु में तीव्रता से हो जाते हैं, जबकि अन्य व्यक्तियों में कैसे होते हैं, ये लंबे समय बाद अत्यंत धीमे भी होते हैं। जैसे कि किसी व्यक्ति में बालों की वृद्धि का क्रम, स्तन, शिश्न की आकृति एवं आकार भिन्न भिन्न होते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें किसी व्यक्तियों में बालों का आकार जो होता है, वृद्धि का जो क्रम होता है वो अलग अलग होता है, शिश्न की आकृति और आकार भी कैसे होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। ये सभी परिवर्तन शरीर की लैंगिक परिपक्वता के कारण होते हैं। अगर हम बात करें मानव जनन तंत्र की, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कौन से जनन तंत्र की, नर जनन तंत्र की। मानव में नर जनन तंत्र में कई अंग पाए जाते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो वर्षण की। पुरुषों में एक जोड़ी वर्षण उदर गुहा के बाहर शिश्न के पास वर्षण कोश में सुरक्षित पाए जाते हैं। जो पुरुष है उसमें एक जोड़ी वर्षण पाया जाता है जो उदर गुहा के बाहर स्थित होता है और शिश्न के पास वर्षण कोश में सुरक्षित पाए जाते हैं। वर्षण कोश की थैलेनुमा संरचना होती है, जिसका तापमान शरीर के तापमान से लगभग 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम रहता है, क्योंकि ये हमारे उदर गुहा में शरीर से बाहर जो है वर्षण कोश जो है, वर्षण जो है वर्षण कोश में हमारे शरीर से बाहर स्थित होते हैं। क्यों? क्योंकि हम उसका जो टेम्परेचर है वो हमारे बॉडी से लगभग 2 से 3 डिग्री सेल्सियस क्या होता है, कम होता है, जहां पर शुक्राणु का निर्माण क्या हो जाता है, आसानी से हो जाता है। इसलिए सभी अंग हमारी बॉडी के अंदर है, लेकिन वर्षण जो होता है वह बाहर वर्षण कोश में स्थित होता है, क्योंकि अधिक ताप के कारण शुक्राणु का परिपक्वन जो उदर गुहा में नहीं हो सकता है। प्रत्येक वर्षण अपने वर्षण कोश के अपने कोश से संयोजी तंतुओं के गुच्छ द्वारा जुड़ा रहता है, और इस गुच्छ को ही हम क्या नाम देते हैं, गुब्रनेकुलम नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं इसे? गुब्रनेकुलम नाम देते हैं, जो तंतुओं के द्वारा वर्षण अपने कोश से संयोजी तंतुओं से गुच्छ द्वारा जुड़ा रहता है, और वही संरचना गुच्छ क्या कहलाती है, गुब्रनेकुलम कहलाती है। प्रत्येक वर्षण के अंदर अनेक महीन कुंडलित शुक्र नलिकाएं उपस्थित होती है। छोटी छोटी जो बारीक सी नलिकाएं होती है उन्हें शुक्र नलिकाएं कहते हैं, जिसकी जननिक उपकला में शुक्राणु जनन क्रिया से शुक्राणु का निर्माण होता है। जिसकी जननिक उपकला में शुक्राणु जनन क्रिया के द्वारा किसका निर्माण होता है, शुक्राणु का, अर्थात गैमेटोजेनेसिस क्रिया के द्वारा किसका निर्माण होता है, शुक्राणु का निर्माण होता है। कहाँ होता है? जननिक उपकला में होता है। शुक्र नलिकाएं आपस में मिल जाती है और एक संरचना, जालनुमा संरचना बनाती है, जिसे वर्षण जालक कहते हैं। जब ये शुक्र नलिकाएं होती है, यह आपस में जो पतली पतली महीन शुक्र नलिकाएं होती है ना, ये आपस में मिल जाती है और एक क्या बनाती है, जालक बना देती है, जिसे वर्षण जालक कहते हैं। इस जालक से अपवाही नलिकाएं निकलती है जो अधिवर्षण का निर्माण करती है। किसका निर्माण कर लेती है ये नलिकाएं? आगे जाके अधिवर्षण बना लेती है। और वर्षण से नर हार्मोन टेस्टोस्टेरोन का स्त्रवण भी होता है। तो वर्षण से कौन सा हार्मोन स्त्रावित होता है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्त्रावित होता है। नेक्स्ट आता है अधिवर्षण, एपिडिडायमिस। यह प्रत्येक वर्षण से चिपकी हुई कुंडलित नलिकाकार लंबी एवं चपटी संरचना होती है। ये कैसी होती है? प्रत्येक वर्षण से चिपकी हुई कुंडलित नलिकाकार लंबी एवं चपटी संरचना होती है, जिसका निर्माण वर्षण की अपवाहक नलिकाओं द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? अपवाहक नलिकाओं के द्वारा होता है। लगभग 6 मीटर लंबी संरचना है, जो स्वयं तीन भागों शीर्ष, काय एवं पुच्छ में विभक्त होती है। जो ये लगभग कितनी लंबी होती है? 6 मीटर लंबी संरचना होती है, जो 3 भागों में विभक्त होती है। कौन कौन से? हेड यानी कि शीर्ष भाग, बॉडी यानी कि काय भाग, तीसरा टेल यानी कि पूंछ भाग। तो इस तरीके से अपवाह नलिका जो होती है ये 6 मीटर लंबी नलिका होती है और 3 भागों में विभक्त होती है। इसमें शुक्राणु क्या होते हैं? परिपक्व होते हैं। इसी अपवाह नलिका में शुक्राणु का क्या होता है बच्चों? परिपक्वन होता है, और उनमें गति क्या होती है? उत्पन्न होती है। प्रत्येक वर्षण पर चिपके अधिवर्षण की सभी नलिकाएं मिलकर क्या बना लेगी? आगे जाकर वासा डिफरेंस बना ली, यानी कि शुक्र वाहिनियां बना लेती है। तो अधिवर्ष की सभी नलिकाएं
आपस में मिलकर क्या बना लेगी, शुक्रवाहिनियों का निर्माण कर लेती है। नेक्स्ट आता है टॉपिक आपकी शुक्रवाहिनियां बन गई तो शुक्रवाहिनियां, ये एक जोड़ी लगभग 40 से 45 सेंटीमीटर लंबी मोटी संरचना होती है और शुक्राणु इनके द्वारा उदर गुहा में स्थित शुक्राशय तक पहुंचते हैं। यानी शुक्राणुओं को शुक्राशय तक पहुंचाने का कार्य कौन करती है, शुक्रवाहिनियां। नेक्स्ट आता है शुक्राशय, यह थैलीनुमा संरचना होती है, इसके द्वारा हल्का पीला और क्षारीय पोषक तरल पदार्थ स्रावित होता है। शुक्राशय कैसा होता है, थैलीनुमा, जिससे हल्का पीला और तरल पदार्थ जो क्षारीय प्रकृति का एक पोषक पदार्थ स्रावित होता है, जिसमें ही क्या करते हैं, शुक्राणु गति करते हैं और शुक्राणु इस तरल के साथ मिलकर वीर्य का निर्माण करते हैं। ये तरल पदार्थ हल्का जो आपके है इस तरीके से हल्का पीला है, यह तरल पदार्थ शुक्राणु इससे मिलकर क्या बनाता है, वीर्यम का निर्माण करता है ना। तो शुक्राणु के साथ मिलकर ये किसका निर्माण करते हैं, वीर्य का निर्माण करते हैं। और शुक्राशय से निकलने वाली एक छोटी नलिका शुक्रवाहिनी से मिलकर स्खलन नलिका बनाती है। जो इससे निकलेगी एक छोटी सी बारीक सी नलिका, वह इस शुक्रवाहिनी से मिलकर, ये शुक्रवाहिनी से मिलकर एक नलिका का निर्माण करती है और उस नलिका को हम क्या नाम दे देते हैं, स्खलन नलिका। तो शुक्राशय भी इस तरीके से इस नर जनन तंत्र में एक महत्वपूर्ण भाग की भूमिका निभाता है। नेक्स्ट आता है आगे जाके मूत्र मार्ग, यानी शुक्राशय जो है, शुक्राशय से एक नलिका निकली थी ना शुक्रवाहिनी से मिलकर, जिसने क्या बनाया था, स्खलन नलिका। तो शुक्राशय स्खलन नलिका की सहायता से मूत्राशय के एक सक्रिय भाग मूत्र मार्ग में खुलता है। जो शुक्राशय है यह स्खलन नलिका की सहायता से कहाँ खुलेगा, मूत्राशय के एक सक्रिय भाग में, छोटे से सक्रिय भाग में खुलता है, जिसे हम क्या नाम देते हैं, मूत्र मार्ग कहते हैं। और मूत्र मार्ग शिश्न के शीर्ष सिरे पर मूत्र जनन छिद्र द्वारा बाहर खुलता है। तो मूत्र मार्ग कहाँ, किसके द्वारा, शिश्न के द्वारा। जो शिश्न के शीर्ष सिरे पर एक छिद्र पाया जाता है जिसे मूत्र जनन छिद्र कहते हैं, उसके द्वारा बाहर खुलता है और यही शुक्राणु तथा मूत्र के बाहर निकलने का संयुक्त मार्ग है। यानी कि कॉमन पथ होता है किसका, शुक्राणु का और मूत्र को त्याग करने का। नेक्स्ट आता है शिश्न, यह बेलनाकार पेशीय मैथुन अंग या मैथुन अंग होता है, जो मैथुन क्रिया में क्या करता है, सहायता करता है। तो मैथुन क्रिया किसके द्वारा होती है, शिश्न के द्वारा। यह रुधिर एवं पेशियों के द्वारा निर्मित होता है। यह वर्षण कोश के अतिरिक्त नर जनन तंत्र का एकमात्र बाह्य जनन अंग है। तो यह वर्षण कोश के अतिरिक्त होता है जो बाह्य जनन अंग होता है। नेक्स्ट आती है सहायक ग्रंथियां। आप देख सकते हो प्रोस्टेट, काउपर, पेरिनियल ग्रंथि, नर जनन तंत्र की कौन सी ग्रंथियां, सहायक ग्रंथियां। यह वीर्य निर्माण शुक्राणु को पोषण देने तथा उनको जीवित रखने में सहायता करती है। जैसे कि आप ये देख रहे हैं वर्षण कोश, ये आपके कौन सी स्ट्रक्चर है, शीर्ष है, ठीक है। ये आपके दोनों ओर क्या पाए जाते हैं, अधिवर्षण पाए जाते हैं। जो नलिका होती है, ये बाहर का और जो आवरण होता है, ये कौन सा कहलाता है, वर्षण कोश, जिसमें आपके वर्षण उपस्थित होते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप ये देख रहे हो शुक्राशय से एक नलिका बनती है पतली, और जो क्या बना लेती है, स्खलन नलिका। और स्खलन नलिका आगे जाकर कहाँ खुलती है, आपके मूत्राशय में। यह मूत्राशय में इसी में होता है, या मूत्राशय में खुलती है। मूत्राशय से क्या निकलता है, मूत्रवाहिनी निकलती है। और मूत्रवाहिनी का जो शीर्ष छिद्र होता है, यहीं से होती है मूत्रवाहिनी, ये अंदर की ओर आती है ये मूत्रवाहिनी। और ये मूत्रवाहिनी है जो मूत्र मार्ग से होती हुई शिश्न पर एक छिद्र पाया जाता है, जिसे हम क्या नाम देते हैं, मूत्र छिद्र या शिश्न छिद्र, जिसके द्वारा शुक्राणु या मूत्र को बाहर त्यागा जाता है। इसके चारों ओर एक ग्रंथियां पाई जाती है जिसे प्रोस्टेट ग्रंथि या काउपर ग्रंथि भी कहते हैं। तो इस तरीके से स्ट्रक्चर देखिए। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं हम शुक्राणु। मानव में शुक्राणु लगभग 60 माइक्रोमीटर लंबा होता है। यह 3 भागों में विभाजित होता है। पहले बात करते हैं हम सिर। इस भाग में मुख्यतः केंद्रक तथा गुणसूत्र उपस्थित होते हैं। सिर का प्रारंभिक भाग क्या बनाता है, एक्रोसोम होता है। कौन सा भाग बनाता है, ये एक्रोसोम होता है, जो गोल्जिकाए द्वारा क्या होता है, निर्मित होता है, जिससे अंडे के आवरण को घोलने का वाले एंजाइम स्रावित होते हैं। जो ये शुक्राणु का सिर भाग है वह क्या बनाता है, एक्रोसोम बनाता है, जो किसके द्वारा निर्मित होता है, गोल्जिकाए के द्वारा निर्मित होता है। और यह अंडे के आवरण को गलाने का कार्य करता है। इस प्रकार निषेचन में यह सहायक होता है। ये देखो सिर भाग, ये एक्रोसोम है, तो यह आपके सिर भाग पे पाया जाता है जो अंड कवच को गलाने का कार्य करता है। नेक्स्ट दूसरा भाग आता है ग्रीवा एवं मध्य भाग। इस भाग में एक जोड़ी तारकाएं उपस्थित होते हैं। इस भाग से शुक्राणु के अंत तक एक अक्षय तंतु उपस्थित होता है। इस अक्षय तंतु के चारों ओर उपस्थित माइटोकॉन्ड्रिया शुक्राणु को गति करने के लिए ऊर्जा प्रदान करते हैं। तो आपने देखा कि इस भाग में एक जोड़ी क्या पाए जाते हैं, सेंट्रियोल पाया जाता है, तारकाएं पाया जाता है। और इसी भाग से शुक्राणु के अंत तक एक अक्षय तंतु उपस्थित होता है जिसके चारों ओर क्या पाए जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, और वही क्या करते हैं, ऊर्जा प्रदान करते हैं। तीसरा ये देखिए आपने एक्रोसोम, यह ऊपरी भाग, ये इसका ग्रीवा भाग होता है यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर ये जो अक्षय तंतु होता है ये लास्ट तक फैला हुआ रहता है।
और इसके चारों ओर क्या पाया जाता है, ये माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं जो इसको क्या करते हैं, ऊर्जा प्रदान करने का कार्य करते हैं। ऊपरी भाग कौन सा कहलाता है, शीर्ष। ये वाला भाग कौन सा कहलाता है, बीच वाला मध्य। और ये लास्ट वाला भाग कौन सा कहलाता है, पुच्छ भाग कहलाता है। तो इस तरीके से तीसरा भाग आता है आपके पुच्छ, ग्रीवा और मध्य भाग के अक्षय तंतु इस भाग में भी उपस्थित रहते हैं। इसके कुछ भाग पर कोशिका द्रव्य का आवरण होता है जिसे मध्य मुख्य खंड कहते हैं, और शेष भाग जिस पर कोशिका द्रव्य का आवरण नहीं होता उसे अंत्य खंड कहते हैं। जहाँ कोशिका द्रव्य का आवरण पाया जाएगा उसे मुख्य खंड, और जहाँ नहीं पाया जाएगा उसे अंत्य खंड कहते हैं। नेक्स्ट तंत्र पढ़ते हैं हम लोग, मादा जनन तंत्र। नेक्स्ट तंत्र कौन सा पढ़ते हैं हम लोग, मादा जनन तंत्र। अगर हम मादा जनन तंत्र की बात करें तो अब पहले सबसे पहला भाग कौन सा आता है, उसमें अंडाशय। ये एक जोड़ी अंडाकार व उदर गुहा में वृक्कों के नीचे श्रोणि मेखला के पीछे गर्भाशय के पार्श्व में स्थित होता है। जो ये एक जोड़ी है अंडाशय है, यह एक जोड़ी होता है, अंडाकार होता है और उदर गुहा के वृक्कों के नीचे, किडनी के नीचे श्रोणि मेखला के भी पीछे गर्भाशय में पार्श्व भागों में क्या होता है, स्थित होता है। यह लगभग 3 सेंटीमीटर लंबा, 2 सेंटीमीटर चौड़ा व 0.8 सेंटीमीटर मोटा होता है। और इसमें अंडाणुओं का क्या होता है बच्चों, निर्माण होता है। इसके अतिरिक्त मादा हार्मोन अथवा प्रोजेस्टेरोन व एस्ट्रोजन हार्मोन भी स्त्रवण करता है। तो इस तरीके से हमने किसके बारे में बात की, अंडाशय के बारे में। नेक्स्ट दूसरा भाग होता है इसका अंडवाहिनियां, जो एक कीपनुमा झालरदार संरचना होती है। इनका अधिकांश भाग फेलोपियन नलिका कहलाता है। क्या कहलाता है इसका अधिकांश भाग, फेलोपियन नलिका कहलाता है, जहाँ निषेचन संपन्न होता है। तो इसी के अंडवाहिनी का एक भाग होता है फेलोपियन नलिका, जहां पर कौन सी क्रिया संपन्न होती है, निषेचन। और इसमें अंडाशय से अंडाणुओं को प्राप्त कर निषेचन होने तक इसके भरण पोषण का कार्य भी होता है। तो इसी अंडाशय से अंडाणुओं को प्राप्त कर और जब तक निषेचन नहीं होता है तब तक भरण पोषण का कार्य भी इसी भाग में होता है। और अंडाशय के से दूर की तरफ दोनों अंडवाहिनी आपस में जुड़ जाती है और एक थैलेनुमा संरचना बनाती है। दोनों ओर की अंडवाहिनी आपस में जुड़ के एक थैलेनुमा बनाती है जिसे हम गर्भाशय कहते हैं। अब गर्भाशय कैसा होता है, तो दोनों अंडवाहिनियों के खुलने वाला स्थान जहां जुड़ के बनाई वह स्थान क्या कहलाता है, गर्भाशय। लगभग 7.5 सेंटीमीटर लंबा, 3 सेंटीमीटर मोटा और 5 सेंटीमीटर चौड़ा थैलेनुमा खोखला उल्टी नाशपति के आकार का एक भाग होता है जिसे हम क्या कहते हैं, गर्भाशय। और भ्रूण का जो परिवर्धन तथा भरण पोषण कहाँ होता है, इसी गर्भाशय में होता है। और गर्भाशय का अंतिम भाग क्या कहलाता है, योनि कहलाता है। तो नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे योनि। ये कितना होता है, लगभग 7 से 10 सेंटीमीटर लंबी होती है योनि। नलिका समान होती है, मूत्राशय और मलाशय के मध्य स्थित होती है। कहाँ स्थित होती है, मूत्राशय और मलाशय के मध्य भाग में स्थित होती है। और यह पुरुष के लिंग का क्या करती है, प्रवेश द्वार होती है। प्रसव पश्चात जो क्रिया होती है, यह शिशु के बाहर आने का मार्ग और रजोद्रम स्त्रावन का मार्ग भी यही होता है। तो इस तरीके से आपके मानव जनन, ये मादा जनन तंत्र होता है। ये अंडाशय होते हैं, यहाँ से एक जोड़ी अंडवाहिनियां निकलती है और यहाँ से अंडवाहिनी निकलकर एक चौड़ी संरचना में खुलती है जिसे हम गर्भाशय कहते हैं। और इसकी आंतरिक भित्ति क्या कहलाती है, एंड्रोमेट्रियम कहलाती है। और इसी पे क्या होता है, भ्रूण का आरोपण होता है, यानी कि भ्रूण रोपण होता है। आगे बात करते हैं हम बाह्य जननांग। तो ये योनि से संबंधित सहायक जननांग है, अतः इसे सम्मिलित रूप से भग कहते हैं। क्या कहते हैं इन्हें, सम्मिलित रूप से भग कहते हैं। तथा भग का ऊपरी फूला हुआ भाग क्या कहलाता है, जघन उत्थान कहलाता है। इसका ऊपरी फूला हुआ भाग क्या कहलाता है, जघन उत्थान कहलाता है, जिस पर यौवन आरंभ से ही क्या दिखाई देने लगते हैं, रोम दिखाई देने लगते हैं। भग में 2 जोड़ी ओष्ठ होते हैं, इनके बीच एक छोटा सा तर्कु रूप क्षेत्र प्रकोष्ठ होता है। 2 जोड़ी क्या पाए जाते हैं, ओष्ठ, और जिनके मध्य जो एक छोटा सा क्या भाग पाया जाता है, तर्कु रूपी होता है, उसे प्रकोष्ठ कहते हैं। नेक्स्ट आती है सहायक ग्रंथियां। इनमें बर्थोलिन एवं पेरिनियल ग्रंथियां आती है। कौन सी ग्रंथियां आती है, बर्थोलिन और पेरिनियल ग्रंथियां आती है। बार्थोलिन जो है, बार्थोलिन या प्रगाण, देखो बच्चों इसमें बार्थोलिन और पेरिनियल ग्रंथियां आती है। बार्थोलिन या प्रगाण ग्रंथि योनि के आसपास उपस्थित एक जोड़ी ग्रंथियां, ये बार्थोलिन या फिर पेरिनियल ग्रंथियां जो है, जो आपके आती है किसमें, सहायक ग्रंथियां में। और बार्थोलिन या प्रगाण ग्रंथि जिसे हम बोलते हैं, ये योनि के आसपास उपस्थित एक जोड़ी ग्रंथियां होती है इनसे निकला स्त्राव पदार्थ मैथुन के समय स्नेहक का कार्य करता है। यानी कि स्नेहक का कार्य कौन करता है, बार्थोलिन से निकलने वाला स्त्रावित पदार्थ करता है। ठीक इसी प्रकार प्रकोष्ठ तथा मलाशय के मध्य, प्रकोष्ठ और मलाशय के मध्य स्थित एक जोड़ी कौन सी ग्रंथि पाई जाती है, पेरिनियल ग्रंथि पाई जाती है, जो स्त्रियों में विशेष गंध युक्त पदार्थ का क्या करती है, स्त्रवण करती है। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो आता है वह है आपके मासिक चक्र। मासिक चक्र की बात करें तो 1 माह की अवधि के दौरान गर्भाशय के चक्रीय परिवर्तन होते हैं। जो 1 माह की अवधि में गर्भाशय के अंदर क्या होते हैं, चक्रीय परिवर्तन होते हैं। और ये चक्र कितनी अवस्थाओं में होते हैं, 3। पहली अवस्था आती है क्रम प्रसारी अवस्था। इसमें क्या होता है, FSH
पुट्टिकाओं को एस्ट्रोजन के लिए प्रेरित करता है। जो एफएसएच हार्मोन है, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो होता है, ये एस्ट्रोजन को, ये जो पुट्टिकाएं हैं इनको एस्ट्रोजन को स्रावित करने के लिए क्या करता है, प्रेरित करता है। इस अवस्था का अंतराल लगभग 10 से 12 दिन का होता है और यह पुट्टी की अवस्था भी कहलाती है। दूसरी होती है आपकी स्रावित अवस्था। कार्पस लूटियम प्रोजेस्टेरोन का क्या करती है, स्रावन करती है और इस अवस्था का अंतराल कितना माना गया है, लगभग 12 से 14 दिन का होता है। और तीसरी अवस्था होती है आपके मासिक अवस्था। यह पुराने मासिक चक्र की अंतिम तथा नए मासिक चक्र की प्रारंभिक अवस्था होती है। यानी कि पुराने चक्र की अंतिम और नए चक्र की प्रारंभिक अवस्था क्या कहलाती है, मासिक अवस्था कहलाती है। यदि अंडाणु निषेचित नहीं होता है तो कार्पस लूटियम प्रोजेस्टेरोन जो स्तर में क्या होती है, कमी के कारण नष्ट हो जाती है। यदि अंडा जो अंडाणु जो है वो निषेचित नहीं होता है तो कार्पस लूटियम क्या होता है, प्रोजेस्टेरोन स्तर की कमी के कारण क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। और जो आपकी उसकी गर्भाशय की आंतरिक भित्ति या एंडोमेट्रियम उसके टूटने से क्या होने लगता है, रुधिर का स्त्राव होने लगता है। और यह कितने दिन तक होता है, 5 दिन तक चलता है। अर्थात एफएसएच, एलएच, एस्ट्रोजन तथा प्रोजेस्टेरोन के द्वारा यह क्रिया नियंत्रित होती है। अतः मासिक चक्र गर्भावस्था या दुग्ध स्त्रवण के दौरान नहीं होती है। अब बात करते हैं मानव में जनन के चरण, कौन कौन से चरण होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं गैमेटोजेनेसिस, युग्मक जनन। अर्थात युग्मकों के निर्माण की क्रिया क्या कहलाती है, युग्मक जनन कहलाती है। इसमें सबसे पहले क्या होता है, जनक कोशिका, जो जनन कोशिका होती है, तो युग्मक जनन में सबसे पहले जनन कोशिका होती है, उसमें कौन सा विभाजन होता है, अर्धसूत्री विभाजन, जिससे कई अगुणित कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है। और इन्हीं कोशिकाओं को हम क्या नाम दे देते हैं, युग्मक कहलाते हैं। तो जनन कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन हुआ, उससे कई अगुणित कोशिकाएं बन गए, उन्हें क्या नाम दे दिया, युग्मक नाम दे दिया। और नर में शुक्र जनन मातृ कोशिका से 4 कोशिकाएं बनती है। यानी कि शुक्र जनन मातृ कोशिका से, यानी कि स्पर्मेटोगोनिया से आपके कितनी 4 कोशिकाएं बन जाती है, 4 कोशिकाएं, जो प्राय सभी शुक्राणु में बदल जाती है। 4 कोशिकाएं, 4 के 4 क्या बनाती है, शुक्राणु बनाती है। लेकिन मादा में अंड जनन मातृ कोशिका से जो उगोनिया है उसमें अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा बनी 4 कोशिकाओं में से तो 3 तो नष्ट हो जाती है, यानी कि में से केवल एक ही कोशिका परिपक्व होकर क्या करती है, अंडाणु का निर्माण करती है। जबकि शुक्राणु जो नर है उसमें 4 शुक्र जनन मातृ कोशिकाओं से 4 ही शुक्राणु का निर्माण होता है, मादा में जबकि 1 का निर्माण होता है। नर युग्मक से शुक्राणु के बनने की क्रिया शुक्राणु जनन या स्पर्मेटोजेनेसिस, और मादा युग्मक में अंडाणु बनने की क्रिया क्या कहलाती है, अंड जनन या oogenesis कहलाती है। शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है, वर्षण में होता है। और वर्षण नर के शरीर में उदर गुहा के बाहर त्वचा निर्मित एक थैली में शिश्न के दोनों ओर स्थित होते हैं। स्तनियों में शुक्राणु का निर्माण देह गुहा के तापक्रम पर नहीं हो सकता, क्योंकि स्तनधारी जो स्तनिया है वह हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है उस पर नहीं हो सकता है उसमें शुक्राणु का निर्माण, इसलिए वो देह गुहा के ताप से लगभग 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम ताप की आवश्यकता होती है, इसलिए वो बॉडी से बाहर स्थित होते हैं। नेक्स्ट आता है निषेचन। निषेचन की बात करें तो नर और मादा युग्मकों के संयोजन की क्रिया क्या कहलाती है, निषेचन, जिसके फलस्वरूप द्विगुणित किसका निर्माण होता है, युग्मनज का निर्माण होता है। निषेचन के पूर्व अंड निषेचन का स्त्रवण करना, यह शुक्राणु की सतह पर एंटी फर्टिलाइजिंग नामक ग्राही से क्रिया करता है, जिसके फलस्वरूप आसंजन हो जाता है। यानी कि निषेचन से पूर्व अंड निषेचन का स्त्रवण होता है, जो निस्त्रवण करता है। यह शुक्राणु की सतह पर एंटी फर्टिलाइजेशन जो नामक ग्राही से क्रिया करता है और जिससे एक फलस्वरूप आसंजन क्रिया हो जाती है। और निषेचन के समय एक्रोसोम हाइलुरोनिडेज एंजाइम का मोचन करता है, जो अंडाणु है उसके कवच को गलाने का कार्य करता है, जो अंड को घेरे हुए कोरोना रेडिएटा में उपस्थित हाइलुरोनिक अम्ल को क्या करता है, घोल देता है। जो अंड के ऊपर जो है आवरण है कोरोना रेडिएटा, उसमें उपस्थित हाइलुरोनिक जो अम्ल है उसको घोलने का कार्य कौन करता है, यह करता है हाइलुरोनिडेज एंजाइम करता है। आगे बात करें बाह्य निषेचन, तो बाह्य निषेचन किसे कहते हैं, जब निषेचन शरीर के बाहर होता है तो उसे हम कौन सा निषेचन कहते हैं, बाह्य निषेचन। यह सदैव कहाँ होता है, जलीय माध्यम में होता है। और शरीर के अंदर होता है तो उसे हम क्या नाम देते हैं, आंतरिक निषेचन। यह जलीय माध्यम में होता है परंतु जनन वाहिनियों के अंदर होता है। तो इस तरीके से 2 प्रकार का निषेचन, बाह्य निषेचन और आंतरिक निषेचन। आगे बात करते हैं, मानव में विविध प्रकार के सहायक जननांग होते हैं जो कि शुक्राणुओं को मादा के शरीर में पहुंचाने में क्या करते हैं, सहायता करते हैं। शुक्राणुओं के मादा शरीर में पहुंचने की क्रिया क्या कहलाती है,
मैथुन कहलाती है, यानी कि शुक्राणु के मादा शरीर में पहुंचने की क्रिया क्या कहलाती है? मैथुन। और मैथुन के पश्चात शुक्राणु मादा की योनि में चले जाते हैं, जो पूंछ की सहायता से गति करके गर्भाशय से होते हुए अंडवाहिनी में पहुंच जाते हैं, और यहीं पर आपकी कौन सी क्रिया संपन्न होती है? फैलोपियन नलिका में निषेचन क्रिया संपन्न होती है, और निषेचन के 1 सप्ताह पश्चात निषेचित अंड या युग्मनज गर्भाशय में क्या हो जाते हैं? रोपित हो जाते हैं, और यही क्रिया आपके क्या कहलाती है? गर्भधारण कहलाती है, अर्थात गर्भ का रोपण होना। और भ्रूण को मां के रुधिर से ही क्या होता है? पोषण प्राप्त होता है, और इसके लिए एक विशेष प्रकार की संरचना पाई जाती है, जिसे जरायु, अपरा या ओवल या प्लेसेंटा के नाम से जानते हैं। आगे जाकर आप देखते हैं परिवर्धन कैसे होता है। युग्मनज जो है एक कोशिकीय द्विगुणित संरचना होती है। कैसी होती है? एक कोशिकीय द्विगुणित संरचना होती है। इसमें क्या होता है? समसूत्री, कई समसूत्री विभाजन होते हैं, जिसके फलस्वरूप यह बहुकोशिकीय भ्रूण में बदल जाती है। और युग्मनज में इस प्रक्रिया को हम क्या नाम देते हैं? विदलन नाम देते हैं। तो एक कोशिकीय द्विगुणित संरचना का बहुकोशिकीय भ्रूण में बदलना क्या कहलाता है? विदलन कहलाता है। और संपूर्ण बहुकोशिकीय भ्रूण अवस्था तक पहुंचने के लिए युग्मनज पहले मोरुला, फिर ब्लास्टुला, फिर गैस्टुला अवस्था में बदलता है। तो मनुष्य तथा सभी स्तनियों में अधिकांश भ्रूण का परिवर्धन मादा के शरीर के अंदर होता है। तो इसे कौन सी अवस्था कहते हैं? जरायुजता कहते हैं, तथा ऐसे जीव को हम क्या नाम देते हैं? जरायुज नाम देते हैं। मानव के भ्रूण को विकसित होने में लगभग 9 माह का समय लगता है, और इस पूरे समय के दौरान भ्रूण मादा के गर्भाशय में क्या हो जाता है? रोपित हो जाता है, रोपित ही रहता है पूरी समय के 9 माह के समय तक, और अपरा के द्वारा अपनी सारी आवश्यकताओं को क्या करता है? पूर्ण करता है। यह एक तस्तरी नुमा संरचना होती है, जो गर्भाशय की भित्ति में धसी रहती है, और मानव में युग्मनज का विदलन और भ्रूण का प्रारंभिक विकास हम इस डायग्राम से समझ सकते हैं। जैसे कि आपने देखा, पहले फिर भी है, यह फैलोपियन नलिका में निषेचन हुआ, निषेचन हो गया, यहाँ पर अंडवाहिनी में पहले विदलन हुआ, 2 कोशिकीय अवस्था बनी, फिर 4 कोशिकीय अवस्था बनी, फिर आगे और अवस्था बनी, फिर उसके बाद मोरुला बना, मोरुला के बाद ये ब्लास्टुला बना, और 8वें महीने में क्या हो गया? ये भ्रूण रोपण की प्रारंभिक अवस्था हो गई। तो 9 महीने तक इस तरीके से यह गर्भाशय में उपस्थित होता है, यानी कि विकास होता है। नेक्स्ट बात करते हैं जननात्मक स्वास्थ्य। जनन स्वास्थ्य क्या होता है? WHO के अनुसार बात करें, विश्व स्वास्थ्य संगठन की परिभाषा के अनुसार बात करें, तो जनन स्वास्थ्य को शारीरिक, मानसिक और सामाजिक, इन तीनों आयामों के आधारों पर क्या कर सकते हैं? हम निर्धारित कर सकते हैं, शारीरिक, मानसिक और सामाजिक आधार पर। अतः जनन स्वास्थ्य का अर्थ है जनन सहित संपूर्ण स्वास्थ्य, अर्थात शारीरिक, भावनात्मक, व्यवहारिक तथा सामाजिक स्वास्थ्य होता है। कैसा होता है ये? यह भावनात्मक होता है, शारीरिक होता है, व्यवहारिक होता है और सामाजिक स्वास्थ्य होता है। जिस समाज के सदस्यों के जननांग शारीरिक एवं क्रियात्मक रूप से सामान्य होते हैं, उस समाज के जननात्मक रूप से भी कैसे होते हैं? स्वस्थ समाज कहते हैं। जो स्वस्थ होते हैं, जिनके जननात्मक रूप से जनन अंग शारीरिक और क्रियात्मक रूप से, वह कैसा समाज कहलाता है? स्वस्थ समाज कहलाता है। भारत में जनन स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के प्रमुख कारण है अशिक्षित समाज, बाल विवाह, कम उम्र में गर्भधारण करना, यौन शिक्षा की कमी एवं यौन संबंधी रोगों की जानकारी न होना। सरकार ने क्या किया गया? 1951 में परिवार नियोजन के नाम से जनन स्वास्थ्य की राष्ट्रीय कार्य योजना प्रारंभ की, जिसे परिवार कल्याण कहते हैं। जिसके क्या क्या उद्देश्य है? जनन संबंधी पहलुओं की जानकारी प्रदान करना, यौन शिक्षा उपलब्ध कराना, गर्भवती महिलाओं को प्रसव और शिशु पालन संबंधी ज्ञान देना, गर्भ निरोधक विधियों का ज्ञान देना, छोटे परिवार का महत्व बताना, एक ही समय एक ही क्षेत्र में रहने वाली एक ही जाति के जीवों के समूह को हम क्या नाम देते हैं? जनसंख्या या समष्टि कहते हैं। तो किसी समष्टि के आकार को सीमित करने एवं लिंगानुपात को समान बनाए रखने के लिए परिवार का सीमित आकार अर्थात छोटा होना भी आवश्यक होता है। अब देखते हैं समष्टि के आकार की अगर हम बात करें, तो किसी भी निश्चित क्षेत्र की समष्टि में जीवों की संख्या कभी भी स्थिर या एक जैसी नहीं होती है। ये कंटिन्यू बदलती रहती है, घटती रहती है, यानी कि परिवर्तित होती रहती है। अतः किसी स्थान पर इकाई क्षेत्र में निश्चित समय पर उपस्थित एक ही जाति के कुल सदस्यों की संख्या को क्या कहते हैं? हम समष्टि कहते हैं, समष्टि का आकार कहते हैं। यानी कि इकाई क्षेत्र में निश्चित समय पर उपस्थित एक ही जाति के कुल सदस्यों की संख्या क्या कहलाती है? समष्टि का आकार कहलाती है। किसी समष्टि का आकार जन्म दर और मृत्यु दर के द्वारा निर्धारित होता है। अर्थात यदि हम बात करें तो जन्म दर मृत्यु दर की अपेक्षा अधिक होती है, या जो जन्म दर होती है वो मृत्यु दर की अपेक्षा अधिक होती है, तो समष्टि का आकार क्या होगा? बढ़ेगा। लेकिन इसके विपरीत मृत्यु दर जन्म दर की अपेक्षा अधिक हो गई तो समष्टि का आकार क्या होता है? घटता है। नेक्स्ट टॉपिक आता है आपके लिंग अनुपात।
लिंग अनुपात क्या होता है? किसी समष्टि में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को, यानी कि 1000 पुरुषों पर उपस्थित महिलाओं की संख्या क्या कहलाती है? लिंग अनुपात कहते हैं। एक स्वस्थ समाज के निर्माण के लिए महिला और पुरुषों के लिंगानुपात को समान बनाए रखना आवश्यक होता है। समाज में कन्या भ्रूण हत्या के कारण लिंगानुपात तीव्रता से घट रहा है, जिसका प्रमुख कारण गर्भस्थ शिशु का क्या है? परीक्षण है। इसके निवारण के लिए लिंग निर्धारण परीक्षण को प्रतिबंधित कर देना भी चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं जनसंख्या विस्फोट या इसके क्या क्या दुष्परिणाम होते हैं। तो देखो बच्चों, जनसंख्या विस्फोट या इसके दुष्परिणाम की बात करें तो किसी क्षेत्र विशेष में जनसंख्या का उस स्थिति तक बढ़ जाना कि उस क्षेत्र के उपलब्ध खाद्य पदार्थ, जल तथा अन्य प्राकृतिक संसाधन उस जनसंख्या के लिए अपर्याप्त हो, वह क्रिया क्या कहलाती है? जनसंख्या विस्फोट। यानी कि जब किसी क्षेत्र में जनसंख्या इतनी बढ़ जाए तो वहां उपस्थित जो संसाधन है वह उसके लिए अपर्याप्त हो, तो वह क्रिया क्या कहलाती है? जनसंख्या विस्फोट कहलाती है। जनसंख्या विस्फोट से बचने के लिए ही परिवार को नियोजित करने की आवश्यकता होती है। जनसंख्या वृद्धि के कारण निम्नलिखित समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। जैसे शिक्षा व्यवस्था की समस्या होती है, बिल्कुल होती है, कि जैसे कि आबादी बढ़ गई है, अब आपके यहाँ शिक्षण संस्थाएं तो कम होने से बढ़ती हुई आबादी के कारण बच्चों को पढ़ाई के लिए प्रवेश पाना कठिन हो जाता है। ज़्यादा जनसंख्या हो गई तो जैसे विद्यालयों के कमरे, फर्नीचर, खेल मैदान आदि बढ़ती जनसंख्या के लिए क्या होते हैं? पर्याप्त नहीं होते हैं। तो एक यह है। जैसे रोजगार की समस्या भी उत्पन्न होती है जनसंख्या बढ़ने से। बढ़ती हुई जनसंख्या के अनुपात में रोजगारों की संख्या में वृद्धि पर्याप्त नहीं है, जिससे बेरोजगारी की समस्या भी क्या हो रही है? बढ़ती जा रही है। आगे बात करें, खाद्य आपूर्ति की समस्या भी बढ़ रही है, यानी कि जनसंख्या की वृद्धि के अनुपात में खाद्यान्नों का उत्पादन कम हो रहा है, जिसके कारण लोगों को खाद्य सामग्री कम मात्रा में उपलब्ध हो पा रही है और बच्चे किसका शिकार हो रहे हैं? कुपोषण का भी शिकार हो रहे हैं। आगे बात करते हैं, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सेवा में समस्या आ रही है, क्योंकि परिवार में बच्चे अधिक होने से माँ का स्वास्थ्य तो खराब हो ही जाता है, जिससे बच्चों की भी उचित देखभाल न होने के कारण वो बीमार होते हैं, दुर्बल हो जाते हैं, और देश में अस्पतालों की संख्या कम होने से उन्हें पर्याप्त औषधियां भी उपलब्ध नहीं हो पाती है। नेक्स्ट क्या कारण है? जनसंख्या वृद्धि से निर्धनता आती है। जनसंख्या बढ़ने से आजीविका के संसाधनों में कमी आने से प्रति व्यक्ति की आय कम हो जाती है, जिससे निर्धनता बढ़ जाती है। तो हमें क्या करना चाहिए? परिवार नियोजन देखते हैं, फैमिली प्लानिंग करनी चाहिए, अर्थात परिवार कल्याण हेतु बच्चों की संख्या सीमित अर्थात नियंत्रण करने के लिए परिवार को नियोजित करना आवश्यक होता है, और बच्चों की जन्म दर को नियंत्रित कर परिवार को नियोजित करने की यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? आपको बच्चों, परिवार नियोजन कहलाती है। यानी कि कम बच्चों को यानी कि बच्चों की संख्या को क्या करना? सीमित करना क्या कहलाता है? परिवार नियोजन कहलाता है। इससे जनसंख्या वृद्धि पर रोक लगाई जा सकती है। जन्म नियंत्रण हेतु कुछ विशेष विधियों का उपयोग में लिया जाता है, जो निम्नलिखित है। जैसे पहले हम बात करते हैं अस्थायी विधियां। यह अस्थायी विधियां कौन कौन सी है देखते हैं। पहले हम बात करते हैं अवरोधक विधियां। कौन कौन सी है? लूप अथवा पट्टी का यूज किया जाए, स्त्रियों में लूप लगवाकर या गर्भधारण करने से आप बचाव कर सकती है। निरोधक, यानी कि निरोध का प्रयोग कर पुरुष द्वारा किया, निरोध का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? पुरुष द्वारा किया जाता है। इसका प्रयोग से गर्भधारण होने की कोई भी संभावना नहीं होती है। नेक्स्ट है डायफ्राम। यह गर्भाशय पर जाकर चिपक जाता है तथा शुक्राणुओं के गर्भाशय में प्रवेश हेतु अवरोध का निर्माण करता है। तो ये सारी कौन सी विधियां हैं? अवरोधक विधियां हैं। नेक्स्ट होती है प्राकृतिक विधियां। ये कौन सी है? जैसे सुरक्षित काल। मासिक धर्म से 1 सप्ताह पूर्व व 1 सप्ताह बाद का समय सुरक्षित काल माना जाता है। इस काल में लैंगिक संपर्क स्थापित करने पर गर्भधारण की संभावनाएं कम होती है, परंतु यह विधि अधिक विश्वसनीय नहीं मानी जाती है। धैर्य, यानी कि असुरक्षित काल में आत्म संयम रखना चाहिए तथा लैंगिक संपर्क स्थापित नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है हार्मोनल विधि। जैसे गर्भ निरोधक गोलियां आती है, आजकल ऐसी गोलियों में उपलब्ध है जिनके सेवन से गर्भधारण की संभावनाएं समाप्त होती है। स्त्रियों के लिए अनेक प्रकार की गर्भ निरोधक गोलियां उपलब्ध है, जैसे मालाडी, पल्स, सहेली आदि। रासायनिक विधियां क्या होती है? जैसे शुक्राणुओं को नष्ट करने के लिए शुक्राणु नाशक रसायनों का, जैसे क्रीम, जेली, फोम, गोलियां, पेस्ट आदि का क्या किया जाता है? उपयोग किया जाता है। दूसरी विधि आती है स्थायी विधि। जैसे क्या किया जाए? महिला का ऑपरेशन नसबंदी किया जाए, ट्यूबेक्टोमी जिसे हम बोलते हैं। तो यह विधि पूर्ण तथा स्थायी विधि है। इस विधि में स्त्रियों की अंडवाहिनी को क्या कर दिया जाता है? काटकर बांध दिया जाता है। अंडवाहिनी को काटकर बांध दिया जाता है, जिससे अंडाणु अंडवाहिका में आगे नहीं बढ़ पाते हैं तथा निषेचन की क्रिया नहीं हो पाती है, और यही कार्य संतान उत्पत्ति के समय ही कराया जाता है। तो अंडवाहिनी को क्या कर दो? काट कर बांध दिया जाता है, जिससे क्या होता है? शुक्र जो है अंडाणु के आगे की
ओर नहीं बढ़ पाते हैं और यही क्रिया क्या कहलाती है, नसबंदी या ट्यूबेक्टोमी कहलाती है। पुरुषों में भी यही होता है ऑपरेशन नसबंदी, इसको हम क्या कहते हैं, वेसेक्टोमी। इसमें महिलाओं की नसबंदी की तरह पुरुषों की किसको, शुक्रवाहिनी की काट कर बांध दिया जाता है या अस्थायी रूप, जिससे गर्भधारण की समस्या अस्थायी रूप से क्या हो जाती है, दूर हो जाती है। इसमें पुरुष की शुक्रवाहिनी को काट कर बांध दी जाती है। यह ऑपरेशन अत्यंत सरल है तथा कभी भी कराया जा सकता है। पुरुष की संभोग क्षमता पर भी इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अगर शुक्रवाहिनी को काट दिया जाए तो वेसेक्टोमी और बांध दिया जाए, और अगर अंडवाहिनी को काट कर बांध दिया जाए तो ट्यूबेक्टोमी कहलाती है, जैसे कि आपको इस डायग्राम में सर्चित किया गया है। हाँ बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ते हैं यौन संचारित रोग एवं उनकी रोकथाम। यौन संचारित रोग शरीर की तरल द्वारा मैथुन के समय यौन संबंधों द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में प्रेषित या संचारित होते हैं। एक से अधिक व्यक्तियों के साथ यौन संबंध स्थापित करने पर इन रोगों के फैलने की संभावना क्या होती है बच्चों, अधिक हो जाती है। इनमें जीवाणु जनित जैसे गैनेरिया, सिफिलिस एवं वायरस संक्रमण जैसे कि मस्सा तथा एड्स सम्मिलित होते हैं। अगर हम बात करें सामान्य यौन संचारित रोगों की, तो पहले सबसे बात हम सिफिलिस यानी कि उपदंश की बात करते हैं। यह रोग जो होता है ट्रिपोनिमा पैलिडम के संक्रमण के नामक जीवाणु जो है आपके उसके संक्रमण से होता है। अगर हम बात करें लक्षण की, तो इसका प्रमुख माध्यम बाह्य जनांगों में घाव, रोम, पुट्टिकाएं, खरोच आदि से होता है। उपदंश में क्या होता है, सर्वप्रथम संक्रमित स्थान पे एक बैंगनी से रंग का क्या हो जाता है, वृत्ताकार घाव बन जाता है। और यह ग्रसनी जो इसका द्वितीय संक्रमण होता है, अगर माना जाए तो यह ग्रसनी, मलाशय और होठों की श्लेष्मिकाओं में भी ऐसा संक्रमण हो सकता है। लगभग 2 से 6 सप्ताह के भीतर घाव ठीक हो जाता है। फिर कुछ सप्ताह पश्चात द्वितीयक अवस्था में त्वचा पर रुधिर परिसंचरण तथा तंत्रिका तंत्रों अंगों में चिपचिपे पदार्थ से भरी गिल्टियां बनती है, और जिसके अधिक संक्रमण पर व्यापक रुधिर स्त्राव या लकवा या पागलपन आदि भी हो सकता है। गर्भवती स्त्रियों में यह रोग भ्रूण को भी घातक हो सकता है। यानी कि आपने देखा इसके क्या लक्षण है, इस उपदंश के, जो किसके द्वारा हो रहा है, जीवाणु ट्रिपोनिमा पैलिडम द्वारा होता है। इसमें बाह्य जनांगों में घाव, रोम, खरोंच आदि के द्वारा होता है। ये इसमें क्या होता है, सर्वप्रथम संक्रमित स्थान पर क्या होता है, बैंगनी से एक वृत्ताकार घाव बन जाता है, जो क्या करता है, मलाशय, ग्रसनी या होठों को संक्रमित करता है। इसका जो द्वितीय अवस्था होती है वो परिसंचरण तंत्र, तंत्रिका तंत्र तथा रुधिर को क्या करती है, संक्रमित करती है। इसके अंदर चिपचिपे पदार्थ से भरी गिल्टियां बन जाती है, और इनके संक्रमण बनने से रुधिर का स्त्राव ज्यादा होता है और वह व्यक्ति पागलपन से शिकार हो जाता है। और स्त्रियों में यह जो गर्भवती स्त्रियां हैं उनके भ्रूण को भी प्रभावित करता है। इसका रोकथाम उपचार क्या है, इसकी रोकथाम निम्न प्रकार से कि रोगी को संभोग की स्थिति से दूर रखना चाहिए, रोगी के वस्त्रों का उपयोग नहीं करना चाहिए, रोगी का झूठा भोजन नहीं करना चाहिए। पेनिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन दवा देने से इस रोग के लिए क्या होती है, लाभकारी होती है। नेक्स्ट आता है सूजा। यह रोग जो है आपके निसेरिया गोनोरी नामक जीवाणु के द्वारा फैलता है। इस रोग के चिन्ह शरीर के बाहर नहीं पाए जाते हैं। जैसे लक्षण देखे बात करें तो इस रोग का जीवाणु स्त्रियों व पुरुषों के मूत्र मार्ग में रहता है। संक्रमित व्यक्ति को मूत्र त्याग के समय मूत्र मार्ग में जलन तथा सूजन भी आ जाती है। शिश्न के सिरे पर पीले हरे रंग का स्त्राव होता है। जीवाणु का संक्रमण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संभोग के द्वारा ही होता है, और समय पर उपचार न कराने पर यह रोग प्रोस्टेट ग्रंथि तथा अधिवृषण तक फैल जाता है। इस स्थिति में उपचार अधिक कठिन भी हो जाता है। स्त्रियों में इस संक्रमण का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, परंतु ये जीवाणु के लिए क्या करती है, क्योंकि ये क्या करती है, इन जीवाणु के लिए वाहक का कार्य करती है, इसलिए स्त्रियों में इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसकी रोकथाम उपचार क्या है, इसकी रोकथाम निम्न प्रकार से की जा सकती है। तेज धूप में घूमना, तेल, अचार, गर्म तथा मसालेदार पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। संक्रमित भाग को खुली हवा में रखना चाहिए, वो व्यक्तिगत स्वच्छता पर ध्यान देना चाहिए। इस रोग में अर्जेंटम, नाइट्रिकम तथा पेनिसिलिन औषधियां दी जाती है, जो मानव में विषाणु जनित एसटीडी रोग HIV विषाणु द्वारा जनित होता है। आगे बात करें हम तो उपार्जित प्रतिरक्षा या न्यूनता सम लक्षण, जिसे एड्स कहते हैं, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। एड्स का अर्थ है प्रतिरक्षा तंत्र की न्यूनता जो व्यक्ति के जीवन काल में उपार्जित होती है। तथा इस बात का संकेत है कि यह न्यूनता कोई जन्मजात रोग नहीं है। इस रोग में ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी जो विषाणु है के कारण होता है। यह जो रोग है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी विषाणु के द्वारा होता है, जो शरीर में प्रतिरक्षा तंत्र को क्या करता है, क्षति पहुंचाता है। इसके क्या क्या लक्षण है, तो बार बार है सामान्य रोगों से ग्रसित हो जाता है,
बार बार जो सामान्य रोगों से ग्रसित हो जाना, ये एक प्रमुख लक्षण है। टीबी, कैंसर, न्यूमोनिया, यौन रोग का उपचार के बाद भी ठीक न होना, लंबे समय तक इन सामान्य रोगों से ग्रसित होना तथा अंत में मृत्यु तक हो जाना, सांस लेने में तकलीफ होना तथा रोगी को लगातार बुखार आना, दस्त लगना, धीरे धीरे शरीर का भार कम हो जाता है, शरीर की रोगियों से लड़ने की क्षमता में भी क्या आती है, कमी आती है, जैसे सिर दर्द रहना, चक्कर आने की शिकायत रहना, रात्रि में पसीना आना। संक्रमण होने और एड्स के लक्षण प्रकट होने के मध्य हमेशा क्या होता है, अंतराल होता है। यह अवधि कुछ महीनों से लेकर कई वर्षों तक भी हो सकती है, जैसे 5 से 10 वर्ष तक भी हो सकती है। नेक्स्ट बात करते हैं HIV का संक्रमण। तो HIV के संचरण है, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है HIV का संचरण। तो HIV के संचरण के सामान्य तया निम्न कारण होते हैं। कैसे होते हैं? HIV का संचरण सामान्यतः HIV संक्रमित व्यक्ति से या उसके अप्रभावित या असामान्य साथी से असुरक्षित यौन संबंध बनाने से होता है। तथा किसी HIV संक्रमित व्यक्ति के रुधिर को दूसरे स्वस्थ व्यक्ति में रक्तदान करने पर भी यह होता है। संक्रमित मां से होने वाले बच्चे में HIV का संचरण संक्रमित माता से उसके गर्भस्थ शिशु में होता है तथा यह जन्म उपरांत स्तनपान से भी हो जाता है। इसकी जो रोकथाम और उपचार क्या है? इसकी रोकथाम और उपचार है कि कॉन्डोम के उपयोग से सुरक्षित यौन संबंध बनाना, निर्जमीकृत सुई या सिरिंज के इस्तेमाल द्वारा, रक्तदान से पहले HIV का परीक्षण कराना, एड्स के बारे में लोगों को जागरूकता फैलाना, ब्लेड, रेजर तथा दंत चिकित्सकों के उपकरणों के द्वारा निर्जमीकरण करने का उपयोग करना चाहिए। तो और नेक्स्ट है जिडोवुडिन नामक दवा एड्स के उपचार में प्रयुक्त की जाती है। यह रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की कार्यविधि में क्या होती है, बाधक है। डाइडेनोसिन, लेमिउडिन व स्टेवुडिन नाम अन्य रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज जो है बाधक होते हैं। जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज है यह कैसे होते हैं, बाधक होते हैं। जनन अंग पर मत्स्य। नेक्स्ट आता है जनन अंग पर मत्स्य। यह रोग ह्यूमन पेपिलोमा वायरस HPV के संक्रमण से होते हैं। लक्षण क्या है? स्त्रियों में योनि व गर्भाशय युवाओं में मस्से निकल आते हैं जो कैंसर भी बदल सकते हैं, कैंसर में चेंज हो सकते हैं। उपचार क्या है? लेजर सर्जरी या अल्फा इंटरफेरोन दवाओं का क्या करना, उपयोग करना होता है। ठीक है, थैंक यू सो मच।